नमस्कार। कल मैंने आपको बनारस बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी लश्कर ए तैयबा का एरिया कमांडर जो नॉर्थ इंडिया को कमांड करता था, उसके साथ हुई मुठभेड़ और मुठभेड़ के पश्चात उसके मारे जाने की पूरी बात सिलसिलेवार बताई थी। 7 मार्च को बनारस में संकट मोचन कैंट रेलवे स्टेशन हनुमान मंदिर पे ये ब्लास्ट हुए थे और 28-29 लोग इसमें मारे गए थे। हम लोग उस समय पंजाब के रास्ते पंजाब, हरियाणा और फिर सहारनपुर होते हुए वापस आ रहे थे जब ये सूचना मिली थी, और रास्ते में सुबह 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे के आसपास लखनऊ के गोसाईगंज में ये मुठभेड़ हुई थी जिसमें सालार मारा गया था। उस समय सालार के साथी जो और थे वो वहाँ से निकलने में सफल हो गए थे, क्योंकि जिस ट्रक से ये उतर के भाग रहा था उसमें संभवतः, कल भी मैंने आपको बताया था, 2 से 3 लोग थे। ये बड़ी घटना थी, बड़ी लॉस ऑफ लाइफ यानी जान माल का बहुत नुकसान हुआ था। इसके बाद पूरी ताकत से यूपी पुलिस, इन्होंने एसटीएफ की उस टीम को, हमारी टीम को सारी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराने के लिए सभी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज या जो भी अभिसूचना देने वाली एजेंसीज हैं, चाहे वो प्रदेश की हों चाहे देश की हों, उससे कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा गया। मैं इन सब के अच्छे कोऑर्डिनेशन से जो समय समय पर सूचना मिलती रही, उत्तर प्रदेश के सिलसिले में उसको डेवलप करता रहा। 7 मार्च की ये घटना थी, 8 को सालार का एनकाउंटर हुआ और 5 मई 2006 को हम लोगों को बड़ी सफलता मिली लखनऊ में ही। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, चूँकि हम लोग ट्रेस कर रहे थे, घटनाएं छोटी बड़ी अयोध्या के बाद से हो ही रही थी। अयोध्या हुआ, अयोध्या के बाद संकट मोचन ब्लास्ट हुआ, और जो राष्ट्रीय एजेंसीज़ हैं उनके हिसाब से ये और ज़्यादा गड़बड़ी पूरे देश में फैलाने की साजिश आईएसआई पाकिस्तान से कर रही है। और ऐसे लोग जिनको, जो उनके पेरोल पे थे आईएसआई के, जिसको उसने पहले से रिक्रूट कर रखा था, और वो स्लीपिंग मॉड्यूल के नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पे जब उनका काम होगा तब उन्हें उनका काम बताया जाएगा और वो काम पर लग जाएंगे। 5 मई 2006 को जो ये शहीद पथ है, एयरपोर्ट से जब आप लखनऊ शहर की तरफ जाएंगे तो बाएं हाथ की तरफ शहीद पथ नया बना हुआ है। शहीद पथ से लगा हुआ, यानी दोनों तरफ ट्रांसपोर्ट का बड़ा व्यवसाय होता है, ट्रकें बहुत खड़ी रहती हैं। सूचना के मुताबिक ये बनारस की तरफ से ये लोग कई और जगहों पर होते हुए ये लखनऊ में अपने किसी ठिकाने पर रहने के लिए कई दिन पहले से चले थे, और हम लोग कई दिन से अलग अलग जगहों पे चेकिंग लगा के, इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके, पुरानी जिसकी हिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी करके ये कोशिश कर रहे थे कि इनको, इनके स्ट्राइक करने के पहले इनके जो इनका जो मंसूबा है उस मंसूबे को हम फेल कर सकें। सुबह वही करीब 3, साढ़े 3 बजे के आसपास सही सूचना मिल गई। ये एयरपोर्ट की तरफ से किसी ट्रक से आए और ट्रक वालों ने इनको वहीं शहीद पथ जहाँ से शुरू होता है वहीं कॉर्नर पर उतार दिया। वहाँ चाय पान की छोटी छोटी दुकानें भी हैं, और रात में जो ट्रक खड़े होते हैं उनके ड्राइवर और खलासी वहीं आसपास छोटे छोटे जो खाना खाने के ढाबे से बहुत छोटे छोटे बने हुए हैं, वहाँ पर खाना खा रहे थे। चारों तरफ से घेरा गया,
और इसी बीच में उस तरफ से AK-47 से फायर हुआ। सब लोग सतर्क हो गए। AK-47 से फायर होने का मतलब हम सभी लोग समझ रहे थे कि अगर ये वेपन इनके पास है तो इसमें हमारी तरफ से भी जान माल की हानि हो सकती है। फिर वही हुआ, एयरपोर्ट की तरफ से सारे रास्ते बंद किए गए, 35 बटालियन PAC की तरफ से सारे रास्ते बंद किए गए और शहीद पथ को वहाँ फैज़ाबाद रोड से ही ब्लॉक कर दिया गया। 1 घंटे तक चली इस एक्सरसाइज के बाद फिर ये जो इनकी संख्या थी, इन्होंने ट्रकों के आड़ में अपनी जगह बनाई और हम लोगों ने इस तरफ से फायर करना शुरू किया। खैर काफ़ी देर बाद ऐसा लगा कि अब ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एक भागा उनमें से पीछे की तरफ, उसे STF के लोगों ने पकड़ लिया। फिर दूसरा भागा। धीरे धीरे ऐसा लगा कि अब वो मुकाबला करने के बजाय ये इन्होंने देख लिया कि चारों तरफ से ट्रैफिक का आना बंद हो गया, सब बिल्कुल ठीक से कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। अब अगर भागने की कोशिश करेंगे तो मारे जाएंगे। खैर फायर का कवर देते हुए हम लोगों ने इनको घेर लिया और इनमें से 6 आतंकवादियों को पकड़ लिया गया। इनका जो उस समय जो लीडर था वो महबूब अली मंडल था, जिसने अपना पता वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का बताया। ये बंगाली मिश्रित बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल पा रहा था, लेकिन समझने लायक हिंदी बोल रहा था। इसके साथ वलीउल्लाह, लोकल लोग जो थे उसमें मोहम्मद शुएब, मोहम्मद रिजवान ये अमरोहा का था, मोहम्मद साद अमरोहा का था और फरहान शहादतगंज और शुएब सैयद शुएब ये लखनऊ के लड़के थे। इनके पास से जो हथियार बरामद हुए, जो आर्म्स और एम्यूनिशन बरामद हुए, वो आँख खोलने वाले थे। इतनी बड़ी तैयारी से ये चलता फिरता पूरी चलती फिरती पूरी आर्मरी लेके चलने वाले ये आतंकवादी कहाँ पर क्या नुकसान करने जा रहे थे, इसका अंदाज़ा लगाना उस समय मुश्किल था। इनके पास से एक AK-47, एक हाई एक्सप्लोजिव HE ग्रेनेड जिनको कहते हैं HE-36 ये ग्रेनेड, नॉर्मल ग्रेनेड 12, 6 किलोग्राम RDX। ये शायद हम लोगों की जानकारी में पहली ऐसी बरामदगी थी उत्तर प्रदेश के भीतर जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में RDX, इतनी बड़ी क्वांटिटी में RDX पकड़ा गया था। RDX के बाद की जनरेशन का जो विस्फोटक है PETN, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव इसको कहते हैं, ये भी 3 ग्राम उनके पास एक प्लास्टिक की थैली में, और जो ये भूरा वाला पैकिंग का टेप होता है इस पर खूब अच्छी तरह से लपेटा हुआ था। इसी में 10 डिटोनेटर, .32 बोर के 2 पिस्टल्स और तमाम कारतूस बरामद हुए। इनसे पूछताछ की कोशिश की गई। इन्होंने अपनी एक नई तंजीम बताई। हालांकि तंजीम के बारे में बाद में जानकारी करने पर ये पता लगा कि ये पुरानी तंजीम है और पाकिस्तान की तमाम जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जो हिंदुस्तान में तमाम उपद्रव फैलाने की और अपराध करने की, डिस्टरबेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सहयोगी तंजीम है। इसका नाम हरकतुल जिहाद इस्लामी यानी हुजी के नाम से जाना जाता है। हुजी उस समय बहुत एक्टिव थी 2004, 5, 6 में। लोकली एम्प्लॉयड यूथ, कुछ नौजवानों को बरगला के गुमराह करके इन्होंने अपने साथ स्थानीय लोगों को शामिल किया था और इसी के सहारे जो ऑपरेटर्स थे इन्होंने बनारस में बम विस्फोट किया था। इनको अदालत में प्रस्तुत किया गया और ट्रायल शुरू हुआ। चूँकि मैं इस पूरी घटना में वादी मुकदमा यानी कि कंप्लेनेंट था और करीब साल भर तक अलग अलग अदालतों में ये गवाही चलती रही और फिर फाइनली इन सब को सज़ा हो गई। वर्तमान में भी ये अपील में चल रहे हैं और जेल में ही हैं, लखनऊ जेल में, लखनऊ की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। ये इनके पास जो सामान मिला AK-47 और
36 ग्रेनेड, ये बताने के लिए काफ़ी है कि इनके मंसूबे क्या रहे होंगे, ये किस तरह का काम करने वाले थे, या कितनी तैयारी से अयोध्या के बाद यहाँ पर आसपास गड़बड़ी फैलाने के लिए, ज़्यादा जान माल का नुकसान करने के लिए ये लोग यहाँ घूम रहे थे। इसके बाद सिलसिलेवार मैं आपको बताऊंगा कि ये 7 मई 2006 को लश्कर का एक और ऑपरेटर इमरान अंसारी, थाना सलोन रायबरेली का रहने वाला है, ये सीतापुर के अटरिया स्टेशन से पकड़ा गया, जिसके पास पाकिस्तानी स्टार पिस्टल बरामद हुई। इसको भी हम लोग ढूंढ रहे थे क्योंकि 27-28 दिसंबर की रात में वर्ष 2005 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आर्मी से बहुत लंबा एनकाउंटर चला था। आतंकवादियों से और भारतीय सेना के बीच बहुत लंबा एनकाउंटर चला था, जिसमें ये इमरान अंसारी बुरी तरह घायल हो गया था और वहाँ मौके से फ़ायदा उठाकर कई और आतंकवादियों के साथ भाग गया था। जगह जगह इलाज कराने के बाद जब इसकी लोकेशन हम लोगों को ट्रेन पे मिली तो अटरिया रेलवे स्टेशन पे इसे गिरफ़्तार किया गया। और इसकी ये जो आर्मी के साथ इसकी मुठभेड़ हुई थी, इस संबंध में कुपवाड़ा में ही क्राइम नंबर 71/2005 धारा 307 आईपीसी में दर्ज किया गया था। अगली घटना 9 मई 2006 को हुई। सालार के साथ जो दूसरा आतंकवादी था जो बनारस के ब्लास्ट में था, पहला तो सालार स्वयं मारा गया, उसके बाद 5 मई 2006 को सरोजनी नगर लखनऊ में ये 6 लोग पकड़े गए जो बनारस में हुए संकट मोचन बम ब्लास्ट के जिम्मेदार थे। और सालार के साथ उसका जो नंबर 2 था वो उस समय स्लिप हो गया, निकल गया। संभवतः ये सालार एक ट्रक में था, वो दूसरी ट्रक से, ये रास्ता वही जा रहा था। ये लोग बनारस से निकले थे, लखनऊ होते हुए मुरादाबाद, बरेली, उधर सहारनपुर, हरियाणा और उसके आगे जम्मू कश्मीर जाने की तैयारी में थे। 9 मई को मोहम्मद ज़ुबैर कासमी, फादर्स नेम हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ, निवासी टांडा बड़ौद बागपत, इसको हंदवाड़ा में बिल्कुल एलओसी पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ने एक मुठभेड़ में मार गिराया। 10 अगस्त को मोहम्मद अफरोज़ सन ऑफ स्वर्गीय मोहम्मद नसीम, आरओ कटरा जलालुद्दीन, एफसी रोड, रामपुर सिटी, ये आईएसआई का ट्रेंड एजेंट था जो रामपुर से हमारी टीम ने गिरफ्तार किया था 10 अगस्त 2006 को। देखिए उस समय जो ये एक के बाद एक आतंकवादी घटनाएं हो रही थीं, वो जो आईएसआई के ट्रेंड मॉड्यूल्स थे, उन लोगों ने जगह जगह लोगों को ट्रेंड कर रखा था और इनसे वो इन्फॉर्मेशन, आर्मी के बारे में इन्फॉर्मेशन ये ले रहे थे। मोहम्मद अफरोज़ जब पकड़ा गया तो उसने भी यही बताया कि साहब हम आर्मी के मूवमेंट के बारे में हमसे जानकारी चाहिए जाती है कि मेन इस हाईवे पर, यानी जो ये रामपुर, मुरादाबाद, बरेली और आगे दिल्ली तक का जो हाईवे है, इस हाईवे पे आर्मी की कितनी ट्रक्स निकली हैं, आर्मी का अगर कोई बड़ा कन्वाय निकलता है तो वो कितनी हैं और उनके नंबर्स क्या हैं। उनकी नंबर प्लेट पे जो अंकन होता है सामान्य व्यक्ति के समझ में नहीं आएगा, लेकिन इन लोगों को बताया गया था कि इस तरह के साइन वाले नंबर्स को की आप सूचना देंगे। इसने अफरोज़ ने एक बहुत अच्छा तरीका इस तरह की सूचना भेजने का निकाला था जो इनके आईएसआई हैंडलर्स ने बताया था। इनको एक मेल की आईडी और पासवर्ड इनको दे दिया जाता था। उस मेल में पासवर्ड डाल के उसमें मैसेज में ड्राफ्ट बना के, ये सेंड नहीं करते थे उसको, ड्राफ्ट बना के उसी में छोड़ देते थे और ये सूचना जो इसका हैंडलर है अपने एंड पे उस मेल को खोल के ड्राफ्ट से वो सूचना निकाल के और उसको डिलीट कर देता था। अपने लोगों से पूछने पे ये पता लगा साहब कि ये इन लोगों ने तरीका इसलिए निकाला है
कि मेल एक जगह से दूसरी जगह जाने पर कहीं कहीं आर्मी के पास या इंटेलिजेंस के पास इसके इंटरसेप्शन की भी व्यवस्था रहती है। मेल्स के को इंटरसेप्ट करने के जो इंटरसेप्टर्स हैं वो भी, उसके भी सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। इस प्रक्रिया में जिसमें वो ड्राफ्ट में सेव करके छोड़ देते हैं और उसी आईडी पासवर्ड पर उनका हैंडलर उसे खोलकर उस मैसेज को देख लेता है। इस प्रोसेस में मेल प्रोसीड नहीं करती, मेल ट्रांसफ़र नहीं होती, मेल सेंड नहीं होती, इसलिए इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता और आराम से एक इन्फॉर्मेशन को दूसरा आदमी दूसरे एंड पर बैठ के उस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करता है। ये बहुत ही गंभीर तरीका या गंभीर बात हम लोगों को पता लगी और उसके बाद से ही जितने भी यहाँ पर साइबर कैफ़े थे, वो ज़माना तब का था जब इस तरह के ऑपरेशन साइबर कैफ़े से ही होते थे। इंटरनेट की स्पीड इतनी नहीं थी कि एंड्रॉयड फ़ोन में आप मेल भेजने के लिए आप इसका इस्तेमाल करें। अब तो आजकल आप कोई भी मेल, किसी तरह की मेल, फ़ोटो, वीडियो सब आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से भेज सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट की सामान्य स्पीड इस समय भारतवर्ष में बहुत अच्छी है। 2004-05 में सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर के माध्यम से इस तरह की सूचना मेल से या दूसरे साधन से भेजी जाती थी। ये 10 अगस्त को हुआ। 13 सितंबर 2006 को हम लोगों ने लखनऊ में आईएसआई के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया जो पाकिस्तान का रहने वाला था। आप देखिए, हिम्मत देखिए कि पाकिस्तान का आईएसआई अधिकारी वहाँ से पाकिस्तान के बॉर्डर से काठमांडू होता हुआ इन्फिल्ट्रेट करके हिंदुस्तान में आ गया और हिंदुस्तान में उसने अपना काम शुरू किया और वो पकड़ा भी गया लखनऊ के कैंटोनमेंट के इलाके से। उसका नाम था तासीन अज़ीम उर्फ लारेब खान, सन ऑफ रईस आज़म, रेजिडेंट ऑफ A522 सेक्टर 11A, नॉर्थ कराची, पाकिस्तान। इसके पास 2 ड्राइविंग लाइसेंस मिले, एक हिसार से बना हुआ, दूसरा इलाहाबाद से बना हुआ। ये वहाँ पर रिक्रूट कर रहा था। ये टारगेट ग्रुप इसका ये था कि आर्मी के जो निचले लेवल के कर्मचारी हैं, ऑफिस के में काम करने वाले जो लोग हैं, वो जिनको आर्मी के इस्टेब्लिशमेंट के कैंपस में रहने की जगह नहीं मिलती है, वो बाहर सिविलियन एरिया में एसओपी के मुताबिक परमिशन लेके अपने कमांडिंग ऑफिसर से बाहर रहते हैं। इनको ल्योर करना, इनको इम्प्रेस करना, इनसे बात करना इन लोगों के लिए, आईएसआई ऑपरेटर्स के लिए ज़्यादा आसान होता है। इसी को देखते हुए इसने उन लोगों को टारगेट किया जो सिविलियन एरिया में परिवार के साथ रहा करते थे। अलग अलग जगहों पर इनसे मिल के, इनसे बातचीत करके, इनको आर्मी के ऑफिसेज़ में जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तैयार होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, उनके बारे में, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में इनको तैयार करना और बड़ी रकम इसके एवज में इनको देना, इस तरह से लालच देके वो जासूसी का काम आईएसआई के लोग करते हैं। और मैंने जैसा कि बताया कि आईएसआई अधिकारी यहाँ तक आकर और इस तरह से इतना उस समय फ्रस्ट्रेशन था आईएसआई में कि अपने आदमियों को भेज के वो इस तरह के काम हिंदुस्तान में भेज के ऐसा काम करा रहे थे। अगली घटना और गंभीर थी। ये थी 28 दिसंबर 2006 की। लखनऊ में रह रहे 2 पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट गिरफ्तार किए गए। इनके नाम से लखनऊ के पते के राशन कार्ड, लखनऊ के पते के पैन कार्ड और सारे डॉक्यूमेंट्स लोकल जहां वो रहते हैं वो बरामद हुए। इनमें से एक का नाम अब्दुल शकूर, सन ऑफ हाफिज़ अब्दुल रहमान, रेजिडेंट ऑफ मोहल्ला मुगलपुरा, गली नंबर 1, 40 फुटा रोड,
समीज़ाबाद नंबर 1, मुल्तान, पाकिस्तान। ये पर लखनऊ में जिस फेक नेम से, जिस छद्म नाम से रह रहा था, वो है अब्दुल गफ़ूर सन ऑफ अली मोहम्मद, 84/117, कटरा मकबूलगंज, कैसरबाग। दूसरा था आदिल अंजुम सन ऑफ नज़ीर अहमद, रेजिडेंट ऑफ 37/A, गली नंबर 2, समीज़ाबाद, मोहम्मदी, मुल्तान, पाकिस्तान। इसका जो फेक नेम था यहाँ वो था हल्दरवा जावेद सन ऑफ हल्दरवा याकूब, रेजिडेंट ऑफ मोहम्मद, मोहल्ला जस्था नगर, कच्छ, गुजरात, जो कि यहाँ शाही होटल मौलवीगंज, लखनऊ में रह रहा था। इनके पास आर्मी के पेपर्स, इनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अलग अलग इन्होंने अपने कंड्यूट्स, अपने अलग अलग क्षेत्रों में सूचना देने वाले इनके आदमियों से कलेक्ट की गई थी। सबसे बड़ी बात कि इनके पास इनके छद्म नाम पर बने हुए पासपोर्ट भी बरामद हुए। यानी इतने लंबे समय से यहाँ रह रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे। आप जानते हैं कि पासपोर्ट के बनाने का काम कितना कठिन है। पासपोर्ट ऑफिस में आप पासपोर्ट जमा करेंगे, हालांकि ये ऑनलाइन की व्यवस्था तो बहुत बाद की है, मैं 2005 की बात बता रहा हूँ, जब मैनुअल ये जमा किए जाते थे। और उस समय पासपोर्ट ऑफिस एक बिल्डिंग में हज़रतगंज में ही बना हुआ था, इनकम टैक्स ऑफिस के सामने। वहाँ आप मैनुअल एक काउंटर पर ले जाके फॉर्म जमा करिए, फॉर्म जमा करने वाला उसको चेक करता था। चेक करने के बाद अगर कोई एंट्री उसमें इनसफिशिएंट है या कम है, उसको वापस करता था। फिर उस फॉर्म को पुलिस के पास भेजा जाता था फॉर लोकल वेरिफिकेशन। पुलिस उसको लेके जो पता उसमें दिया होता था वहाँ तक जाती थी। खाली पुलिस नहीं जाती थी, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोग हैं वो भी जाते थे। आसपास के 2 लोगों की गवाही लेते थे और फिर ये सर्टिफाई करके देते थे कि हाँ ये यहाँ के निवासी हैं और इनके विरुद्ध स्थानीय थाने में रिकॉर्ड्स में कोई भी चीज़ ऑब्जेक्शनेबल या इनके विरुद्ध नहीं है। जब ये पुलिस की ये रिपोर्ट प्रॉपर चैनल से, यानी थाने पे जाती है तो थाने के बाद डिप्टी एसपी के पास, फिर एसपी सिटी एसपीआरए के पास, फिर एसएसपी के पास, फिर वहाँ से फाइनल मोहर लग के ये वापस पासपोर्ट ऑफिस को जाती है। तब फिर पासपोर्ट वाले इस पर एक पासपोर्ट इशू करते हैं। इशू करते समय वो संबंधित को बुलाते हैं। अब तो किसी भी कीमत पे आप बाई हैंड अपना पासपोर्ट ऑफिस से नहीं ले सकते हैं। पासपोर्ट ऑफिस की डिलीवरी आपके दिए हुए पते पर डाक से की जाती है। पहले ये व्यवस्था थी तो पहले भी, लेकिन 90% लोग जब ये डिस्पैच होके डाकखाने पहुंचती थी तो ये उसी समय बीच में डाकखाने के लोगों से मिलके ले लिया करते थे। इस संबंध में ये जांच भी हुई थी कि किन परिस्थितियों में लोकल पुलिस ने इनकी यहाँ के स्थायी होने की रिपोर्ट किन परिस्थितियों में लगाई थी। इसके अलावा इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस में भी आप आरटीओ ऑफिस जाते हैं और अब तो वो भी व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। पहले आपको ऑफिस के भीतर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आरटीओ ऑफिस के दलाल बहुत मशहूर हैं, पूरे प्रदेश में एक तरह की व्यवस्था थी उस ज़माने में, जब दलाल आपको 1-2 नहीं 50 दलाल आरटीओ ऑफिस के बाहर ही मिल जाएंगे और आने जाने वाले हर आदमी से पूछेंगे क्या आपको लाइसेंस बनवाना है। एक निश्चित शुल्क, जिसमें उनका अपना शुल्क शामिल होता था, वो ले लेंगे और फिर कहेंगे अब आप चले जाइए, 4 दिन बाद आइएगा, मुझसे लाइसेंस ले लीजिएगा। कभी कभी उन लाइसेंस में जिसको वो आरटीओ ऑफिस से जारी किया हुआ बताते थे, वो लाइसेंस भी फर्जी होते थे। इसी का फ़ायदा उठा के 2 ड्राइविंग लाइसेंस अब्दुल शकूर और इन्होंने आदिल अंजुम ने बना लिए थे। इसके बाद जो इनके पास मिला था वो राशन कार्ड और पैन कार्ड, यानी आप जो वेरिएंट हैं किसी को चेक करने के लिए कि ये आदमी यहाँ का इसकी रिहाइश यहाँ की है या बाहर की है, इसकी फैमिली में यहाँ जो उसने नाम लिखाए हैं, दर्शाए हैं, वो सही है कि गलत है। तो आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस है,
आपके पास आपका पासपोर्ट है, आपके पास आपका राशन कार्ड है और आपके पास आपका पैन कार्ड है। इतने डॉक्यूमेंट के बाद आपके ऊपर आपको कहीं किसी ऑफिस में जाने पे या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सामान्य रूप से इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। हालांकि ये सब इस सब समस्या का अंत अब हो चुका है और सारी प्रोसेस डिजिटलाइज कर दी गई है। अब आपको एक कैमरे के सामने से गुज़रना होगा, वहीं आपका कैमरे से फ़ोटो लिया जाएगा और वही फ़ोटो आपके पासपोर्ट और पैन कार्ड पर दर्शाई जाएगी। तो लेकिन पहले जो डिजिटलाइजेशन नहीं था और सारा काम मैनुअल होता था, उसमें लूप होल्स निकाल के इन लोगों ने ये काम कर लिया। इसके बाद जो उनके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बरामद हुई, उनके पास एक टेबल बरामद हुई, कुछ उर्दू में लिखी हुई और कुछ इंग्लिश में लिखी हुई। बहुत लंबी पूछताछ के बाद तमाम एजेंसीज़ ने बहुत ही गहनता से इनके साथ रिमांड पर लेकर पूछताछ की, तो ये पता लगा कि साहब ये कोडेड टेबल्स हम लोगों को दिए गए हैं। हर टेबल पे अलग अलग नंबर है, जैसे टेबल नंबर 1, 2, 3 में 3A 3B। और कोई मैसेज सपोज़ करिए मैंने आपको किसी एक एपिसोड में बताया था, जैसे आपको मेरा नाम है RAJESH और जो कोड वहाँ से भेजा जाएगा, R के बाद का तीसरा शब्द इंग्लिश का, A के बाद का तीसरा शब्द इंग्लिश का, J के बाद तीसरा शब्द इंग्लिश का। ये तीसरा शब्द यानी ओरिजिनल लेटर के बाद का तीसरा शब्द है, ये टेबल नंबर 3, 4 जो भी टेबल नंबर उन्होंने दिया हो। मान लें कि ये टेबल नंबर 3 में ऐसा दिया हुआ है कि अल्फ़ाबेट के थर्ड जो आपको मैसेज मिला है उसकी जगह उसके थर्ड प्लेस का डिजिट, उसके थर्ड प्लेस का अक्षर लिख के तब सेंटेंस को कंप्लीट करिए। ये इस तरह के कोडेड मैसेज मेल से और तमाम उस समय जो मैसेंजर्स चलते थे, खासकर याहू की चैट मैसेंजर्स, बाकी और मैसेंजर्स बाद में आए, तो उन पे ये मैसेज भेज दिया करते थे। और यहाँ पर वो मेल से, जैसा जो व्यवस्था मैंने बताई कि मेल में ड्राफ्ट में सेव किए हुए मैसेज को वो अपने एंड पे देख लेते थे। वहाँ से जब ये मैसेज भेजते थे और यहाँ इनको ये खोलते थे, तो उसको इसी टेबल के हिसाब से डीकोड करके असली मैसेज बना लेते थे और असली मैसेज पढ़ लेते थे। ये भी एक बहुत गंभीर बात थी। हम लोगों ने अलग अलग मैसेज लिख के और इनकी अलग अलग टेबल से उसको कोरिलेट किया, तो बड़ा अजीब सा लगा। हालांकि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोगों ने बताया कि ये आर्मी में, किसी भी देश की आर्मी में ये कोडेड मैसेज भेजने का बहुत ही पुराना तरीका है, कोई नया नहीं है। लेकिन हम सिविल पुलिस के लोगों को ये बिल्कुल अचंभित करने वाला तरीका था। हम लोग सारे लोग जो इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे वो सिविल पुलिस के थे, STF में थे। हम लोगों की जो बैकग्राउंड है, हम सिविल पुलिस से ही आए थे, तो उनको ये हम लोगों को बड़ा अचंभित करने वाला तरीका है। कहीं कहीं जो टेबल है उसमें और भी जंप करने का है कि पहला लेटर थर्ड होगा, दूसरा लेटर फोर्थ होगा, तीसरा लेटर फिफ्थ होगा, चौथा लेटर सिक्स्थ होगा। ऐसे 8 और 9 लेटर, इससे बड़े लेटर्स के शब्द नहीं होंगे उस मैसेज में, तो वो इस तरह से डिकोड किए जाते हैं। उनके पास जो कागजात मिले उसमें कुछ कोडेड मैसेज भी मिले, उनको वहीं पर हम लोगों ने पूछताछ वाली जगह पर डिकोड किया, तो ज़्यादातर उसमें आर्मी से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करने की बात, जो संदेश थे उसमें कही गई थी। बहुत ही ख़तरनाक बात थी। वहीं लखनऊ में, बीच शहर में, बहुत ही घना इलाका है। जिन लोगों को लखनऊ का आइडिया हो कि ये पुराने लखनऊ में मौलवीगंज में या शाही होटल जो मौलवीगंज में है वहाँ पर, कटरा मकबूलगंज या कैसरबाग, ये बहुत पुराने शहर का बहुत पुराना और घना इलाका है। वहाँ पर लंबे समय से रह के 2 पाकिस्तानी ISI एजेंट हमारा कितना नुकसान कर रहे थे। इसके बाद 31 जनवरी 2007 को ISI का एक और ट्रेंड एजेंट जावेद अख्तर वाराणसी में गिरफ़्तार हुआ। उसके पास भी बनारस कैंट
के तमाम नक्शे बरामद हुए। कुल लब्बो-लवाब ये कि जो वहाँ अयोध्या की आतंकवादी घटना थी, उसके बाद फिर रिपीटेड घटना संकट मोचन की थी, उसके बाद पूरा इकट्ठा होकर हम लोगों ने इस टेररिज्म, इसके ऑपरेशन, इसमें जासूसी, आईएसआई के एजेंटों पे मिलकर सम्मिलित हम लोगों ने घोर प्रहार किया। और ये मैंने आपको सिलसिलेवार 5-6 घटनाएं बताईं जो मई से शुरू होकर, क्योंकि ये घटना जो इसकी है संकट मोचन की है वो मार्च की है, 7 मार्च 2006 की। उसके बाद से इकट्ठा होके, और ये जो अंतिम मैंने आपको बताया 31 जनवरी 2007 तक, इस बीच में हम लोगों ने इनकी कमर तोड़ने का प्रयास किया कि ये किसी भी तरह से इनके सारे ऑपरेशन, इनके सारे कॉन्टैक्ट्स, इनके सारी इन्फॉर्मेशन, ये चैनल बंद हो, ताकि हम इंडिपेंडेंट रूप से यहाँ पर इनकी आगे भी कमर तोड़ सकें। आज बस इतना ही। कल फिर एक इसी पीरियड की कुछ और छोटी घटनाओं के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।